डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे सफर में हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के करनाल में। ऐसी धरोहरों को शोध के माध्यम से बचाने का काम कर रहा है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान। ये संस्थान किस तरह से विलुप्तता की कगार पर पहुंचे पशु पक्षियों को बचा पाने में सफल हो रहा है, आइए जानते हैं। प्रकृति विभिन्न राज्यों में जाकर सर्वे करते हैं और नई नस्ल की पहचान कर उनका वर्गीकरण करते हैं। ब्यूरो पशु नस्ल की पंजीकरण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है। संस्थान ने विभिन्न पशुधन और कुक्कुट प्रजातियों की 212 नस्लों की पंजीकृत किया है। इन सभी नस्लों की भारत सरकार द्वारा राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। देश में स्वदेशी नस्लों के विभिन्न नीति और कार्यक्रम के निर्माण के लिए नस्ल पंजीकरण महत्वपूर्ण है। पंजीकरण और गजट अधिसूचना की इस अनूठी प्रणाली को
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने भी सराहना की है। ब्यूरो के 3 प्रभाग है। पहला, पशु अनुवंशिक संसाधन प्रभाग, जो मुख्य रूप से देसी नस्लों की लक्षण, वर्णन और संरक्षण पर काम करता है। पशु आनुवंशिक प्रभाग पशु नस्लों में आनुवंशिक विविधता का आंकलन करने पर काम करता है। पशु जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग भारतीय नस्लों के विभिन्न लक्षणों की विशिष्टता की पहचान के लिए काम करता है। इसके अलावा ब्यूरो में एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो राज्य के कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और पशुपालन विभाग के सहयोग से देसी पशु आनुवंशिक संसाधन की भारत में पशुधन व कुक्कुट प्रजातियों की 212 पंजीकृत नस्लें हैं। ये नस्लें भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वह विभिन्न प्रबंधन व प्रजनन परिस्थितियों के लिए अनुकूल होती है। सभी नस्लों की उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और यहाँ तक कि अनुकूलन क्षमता में काफ़ी भिन्नता होती है। हर एक नस्ल की एक विशेषता होती है जो इसे दूसरी नस्लों से भिन्न बनाती है। इस विशेषता का आधार उसकी जीनोमिक संरचना होती है, जिसे हम आनुवंशिक खंडों के तौर पर जानते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान लुप्त प्राय पशु पक्षियों को बचाने के लिए किस तरह से कार्य कर रहा है, इसके बारे में भी आपने जाना है। ऐसी ही और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम एग्री की उड़ान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। एग्री की उड़ान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक आपने जाना राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान किस तरह से पशु पक्षियों को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की मेहनत का नतीजा है कि आज संस्थान में नित्य नए अनुसंधान पर कार्य जारी है।
ब्यूरो ने नेटवर्क कार्यक्रम के तहत पशुधन रखने वालों और हितधारकों को शामिल करके विलुप्त के कगार पर आई कई नस्लों को उनके मूल इलाकों में संरक्षित किया है। संस्थान किन किन प्रणालियों से नस्लों को सुरक्षित करने में जुटा है, आइए ब्यूरो के उद्देश्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। पशुधन और कुक्कुट आनुवांशिक संसाधनों की विशेषता, मूल्यांकन और सूची बनाने के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण करना और उनके राष्ट्रीय डेटाबेस को स्थापित करना, पशु आनुवांशिक संसाधन के ex situ संरक्षण और इष्टतम उपयोग के लिए कार्यप्रणाली तैयार करना, आणविक जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए आनुवांशिक लक्षण वर्णन पर अध्ययन करना, पशु आनुवांशिक संसाधन के मूल्यांकन, लक्षण वर्णन और उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। NBGAR करनाल पशु आनुवांशिक संसाधन की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसका श्रेय जाता है ब्यूरो के नस्ल लक्षण और पंजीकरण विभाग के वैज्ञानिकों को। आइए जानते हैं इन्हीं से विभाग की उपलब्धियों के बारे में। हमारा संस्थान जो है 1984 में ICAR द्वारा बनाया गया और हमको मैंडेट दिया गया कैरेक्टराइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री स्पेसीज हमारे देश की। हमारे देश में लगभग 14 स्पेसीज लाइव स्टॉक की हैं और 5 स्पेसीज पोल्ट्री की हैं और करीब 532 मिलियन लाइव स्टॉक है और 851 मिलियन पोल्ट्री है। हमारा संस्थान तभी से गुण निर्धारण का कार्य कर रहा है और अब तक हम 248 पॉपुलेशन डिफरेंट लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री की कैरेक्टराइज कर चुके हैं और 40 पॉपुलेशन हमने आइडेंटिफाई की हैं जिनको हमें आने वाले 2 या 3 साल में कैरेक्टराइज करना है। नस्ल लक्षण और पंजीकरण की जानकारी लेने के बाद अब बारी है पशु आनुवांशिक संसाधन डेटाबेस लैब की। संस्थान में पशुओं की देसी नस्लों का डेटाबेस उपलब्ध कराया गया है जिसका नाम EGRI-IS है। डेटाबेस को विभिन्न नस्लों के बारे में जानकारी के लिए पशु प्रजाति तथा किसी प्रदेश के आधार पर देखा जा सकता है। अब किसान, पशुपालक, विद्यार्थी ये जान सकते हैं कि एक नस्ल किस राज्य तथा जिले की है, उसकी उपयोगिता क्या है, कौन लोग इसके पालक हैं और वे चारे एवं पानी का प्रबंध कैसे करते हैं। पशु आनुवांशिक संसाधन डेटाबेस कंप्यूटर पर ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी देखा जा सकता है। हमारे संस्थान में एक पशु आनुवांशिक संसाधनों का डेटाबेस है जिसका नाम EGRI-IS है। इस डेटाबेस हमारे संस्थान की वेबसाइट पर एक लिंक द्वारा उपलब्ध है। इसमें हम पशुओं की नस्लों के बारे में जानकारी, एक पशु प्रजाति जैसे भैंस, गाय, भेड़ या ऊंट, घोड़ा आदि के अनुसार दे सकते हैं या किसी एक प्रदेश के नाम के अनुसार भी दे सकते हैं। इसमें सभी पशुओं की नस्लों के बारे में जानकारी और एक नर एवं मादा पशु की एक फ़ोटो भी है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए पशुओं के संरक्षण करना जरूरी था। इस दिशा में संस्थान के द्वारा दैहिक कोशिका क्रायो प्रिजर्वेशन एवं आनुवांशिक विविधता संरक्षण हेतु एक इन विट्रो विकल्प को अपनाया गया है। अब क्लोनिंग विधि द्वारा जानवरों को उनकी दैहिक कोशिकाओं से पुनः स्थापित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा लिंग या उम्र जैसे कारकों से सीमित हुए बिना पशुधन का संरक्षण संभव है। आइए जानते हैं यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक से। कोर लैब जो है ये नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है, जहाँ पूरे देश की विभिन्न पशुधन का हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पर हम कम ज्ञात नस्लों की विभिन्न मॉलिक्यूलर टूल्स से इन्वेस्टिगेट करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या उनका संबंध जो ज्ञात नस्लें हैं उनके साथ है या ये एक प्रकार से नया वर्ग है जो कि एक नई ब्रीड के रूप में मानकीकरण जिसका किया जा सकता है।
राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान में एक जीन बैंक भी स्थित है। इस जीन बैंक से किस तरह के कार्य होते हैं, किस तरह से लाभ होता है, आइए जानते हैं। दैहिक कोशिकाओं से पशुओं की उत्पत्ति की बात हो तो जीन कोश की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। आज के परिदृश्य में पशु आनुवांशिक संसाधनों का तेजी से क्षरण हो रहा है। इससे बचने के लिए ब्यूरो में दैहिक कोशिका कोष की स्थापना की गई है। वर्तमान में देसी पशुधन की 9 प्रजातियों की 54 नस्लें राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित है। इसमें गाय, ऊंट, बकरी, घोड़ा, गधा, याक, मिथुन एवं सुअर शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में पशुधन की बहुत जातियां एवं प्रजातियां हैं और जो कि बड़े विविध हालात में, विविध कंडीशंस में रहकर अपना जीवन यापन और जीवन चलाती हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जो पशुधन है उसकी काफ़ी प्रजातियां अब ख़त्म हो रही हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि वो भविष्य के लिए विभिन्न कार्यों के लिए संरक्षित करके रखा जाए। तो राष्ट्रीय जीन बैंक में वही जो जर्म प्लाज्म है, जो हमारा भारतीय पशुधन है, उनकी प्रजातियां मुख्यतः हिमकृत सीमन, फ्रोजन सीमन के रूप में रखी जाती हैं। और अभी जो है हमारे पास 7 प्रजातियों की 62 जातियों का तकरीबन 3 लाख सीमन डोजेज रखा गया है। इसके अलावा कुछ एपिडिडिमल स्पर्म्स, एम्ब्रियोज, विट्रीफाइड oocytes एवं ओवेरियन कोर्टिकल टिश्यूज़ और सोमेटिक सेल्स भी भविष्य के लिए संरक्षित कर रखे गए। जीन कोश के बाद अब बारी है भारतीय पशुधन का अनुवांशिक गुण निर्धारण की। इस संस्थान को सौंपे गए कार्यों में भारतीय पशुधन का अनुवांशिक गुण निर्धारण एक मुख्य उत्तरदायित्व है। इसी संदर्भ में इस प्रयोगशाला में देश की भैंस की नस्लों पर कार्य चल रहा है। इस वक्त हमारे देश में 20 भैंस की नस्लें पंजीकृत हैं, जिनके अनुवांशिक गुण निर्धारण का कार्य मुख्य रूप से इसी संस्थान में हुआ है, जिससे इनके वर्गीकरण में काफी सहायता मिली है। इसी क्रम में इस प्रयोगशाला द्वारा काम करते हुए बन्नी और चिलिका जैसी भैंसों को अलग नस्ल के रूप में पहचान मिली है। जानते हैं यहाँ के वैज्ञानिक से। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की भैंस जीनोमिक्स प्रयोगशाला में हम भैंसों के अनुवांशिक गुण निर्धारण पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि किसान भाई जानते हैं, देश में भैंस एक प्रमुख दुधारू पशु है। दूध के अलावा भैंस का मीट देश से निर्यात होने वाला प्रमुख पशु उत्पाद है। देश में भैंसों की कुल जनसंख्या 11 करोड़ के लगभग है, जो कि विश्व की कुल भैंस आबादी का 50% से अधिक है। देश में इस समय भैंसों की 20 पंजीकृत नस्लें हैं। अनुवांशिक गुण निर्धारण द्वारा इन नस्लों के वर्गीकरण में काफ़ी सहायता मिली है। बन्नी एवं चिल्का जैसी भैंसों की अलग नस्ल के रूप में पहचान हुई, जिससे इनके सुधार एवं संरक्षण में मदद मिली। इसके अलावा इस प्रयोगशाला में हमने भैंसों की उत्पत्ति एवं उद्गम जानने की भी कोशिश की है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एग्री की उड़ान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक आपने जाना राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान किस तरह से पशु पक्षियों को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, किस तरह के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं इसी दिशा में। आइए इसके बारे में जानते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बारी है संस्थान की एक और उपलब्धि की। हाल ही में विज्ञान की तरक्की से डीएनए चिप्स या माइक्रो एरे चिप्स बनाए गए हैं। इन डीएनए चिप्स की सहायता से पौधे और जानवरों का पूरा जीनोम में स्निपर्स का पता लगाया जा सकता है। NVAGR में गाय, भैंस,
भेड़, बकरी और सुअरों के लिए डीएनए चिप्स विकसित किए हैं। इस समय एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है और जीनोमिक्स एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अंग है। जीनोमिक्स में जीनोम या एपिजीनोम का अध्ययन होता है और इसी जीनोम का मार्कर्स ढूंढने के लिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आजकल प्लांट और एनिमल्स में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। इस डीएनए मार्कर्स में एक महत्वपूर्ण मार्कर है SNP या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को लेके कई डीएनए चिप्स या माइक्रो आरएनए चिप्स बनाया गया है और इन डीएनए चिप्स या माइक्रो आरएनए चिप्स यूज़ करके अलग अलग इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस पता लगा जा रहा है। NBAGR ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पिग्स इत्यादि जानवरों में डीएनए चिप्स बनाया है। चमड़ा, ऊन जैसे महत्वपूर्ण उपयोगी सामानों के लिए भी किया जाता है। अतः याक को पहाड़ों का जहाज भी कहा जाता है। लद्दाख से लेकर लैब तक के सफर में ब्यूरो की मेहनत रंग ला रही है। आइए विभाग के वैज्ञानिक से जानते हैं उनके अनुसंधान में क्या नया है। हमारी लैब जो अडेप्टिव फिजियोजेनोमिक्स लैब है, इसका जो कार्य है वो अडेप्टेशन हीट टॉलरेंस एज वेल एज जो कोल्ड टॉलरेंस है, दोनों पे काम है। तो इस हमारी लैब ने पिछले 12-13 जो हमारा ग्रुप है, पिछले 12-13 वर्षों में लद्दाख के जो कठिन वातावरण और जो दुर्गम परिस्थितियां हैं उसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जो पशुधन है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। लद्दाखी पशुओं की नस्लों के बाद अब बारी है नस्ल बचाव के लिए काम कर रही एक और लैब की। संस्थान के वैज्ञानिक से जानते हैं कैरियोटाइपिंग आखिर क्या है। यहाँ पर हम गोवंश और भैंस के प्रजनन साड़ों के गुणसूत्रों का परीक्षण करते हैं। हालांकि ऐसे गुणसूत्रों के दोष बहुत ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन जब भी ये किसी पशु में मौजूद होते हैं तो उससे शारीरिक वृद्धि या असामान्य स्वास्थ्य देखा गया है और प्रजनन क्षमता साड़ों की कम होती हुई भी देखी जाती है, भ्रूण की हानि होती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से इस गुणदोष को देखना, गुणसूत्र के दोषों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। यह हम परीक्षण रक्त के नमूनों के द्वारा करते हैं और रक्त को हम हेपेराइज ट्यूब में एकत्र करते हैं और उसको 48 घंटे के अंदर प्रयोगशाला में भेज देते हैं। संस्थान की पशु आनुवांशिक ब्यूरो में अब बारी है डीएनए टेस्टिंग लैब की। यहाँ कोई भी किसान पशुपालक पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए अपने पशुओं के सैंपल यहाँ भेज सकता है। यहाँ डीएनए आधारित आनुवांशिक बीमारियों की पशुओं के रक्त, सीमन, दूध के सैंपल से वैज्ञानिकों की देखरेख में टेस्टिंग की जाती है। इस लैब में हमारा उद्देश्य
जो देसी नस्लें हैं हमारी, उनकी वैल्यू एडिशन करना है ताकि हम उनको उनके ही निशेस में, यानी कि जहाँ वो रहती हैं वहाँ पे ही उनका कंजर्वेशन कर सकें। अब बारी है ब्यूरो में स्थित इकोसिस्टम विभाग की। पृथ्वी लाखों जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों का घर है। प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर और अपने परिवेश पर निर्भर करता है। ये पारस्परिक निर्भरता एक क्रिया प्रणाली बनाती है जिसे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। आइए सिस्टम को और विस्तार से जानते हैं यहाँ के वैज्ञानिक से। विश्व भर में इकोसिस्टम सर्विसेज को बेहतर तरीके से समझ और शोध करने के लिए FAO ने प्रश्नमाला तैयार की है और हमने भी इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाते हुए पहले अरुणाचल प्रदेश के, जो कि एक हॉटस्पॉट भी है, कि इकोसिस्टम सर्विसेज में मिथुन का योगदान कितना है ये समझने की कोशिश की, जिससे ये उभर के सामने आया कि मिथुन उनके जीवन का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन जानवरों के उपहार, मानवीय संबंधों, शादियों और अंत्येष्टि जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा, मान सम्मान, उत्सव का हिस्सा व आर्थिक सुरक्षा देता है, जिससे जैव विविधता का संरक्षण होता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने अंडमान में भी इस कार्य को शुरू कर दिया है। इकोसिस्टम सर्विसेज पर शोध भारतीय नस्ल के पशुधन को उपयोगिता, पहचान, सस्टेनेबिलिटी एवं बायोडाइवर्सिटी इंडेक्सिंग के मील का पत्थर साबित होगा। ये तो बात हो गई इकोसिस्टम की। अब हम आपको लेकर चलते हैं संस्थान के आउटरीच विभाग में। ये विभाग समय समय पर किस प्रकार से ट्रेनिंग का आयोजन करता है एवं किस प्रकार से काम करता है, आइए जानते हैं। संस्थान की एक मुख्य और नियमित गतिविधि है किसानों के बीच जाकर उन्हें देसी पशुओं के महत्व, उनके वैज्ञानिक प्रबंधन और सबसे ज़रूरी उनके संरक्षण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना। किसानों के साथ संवाद के माध्यम से हम उन्हें संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और देसी पशुओं की अनोखी विशेषताओं के बारे में अवगत कराते हैं। संस्थान का अपना एक पुस्तकालय भी है जिसमें पशु आनुवांशिकी एक 132-001 हरियाणा। तमाम जानकारियाँ हासिल करने के बाद ICAR का NBAGR इस तरह उन्नति की राह पर चले और किसानों और पशुपालकों का साथी बना रहे। इसी उम्मीद के साथ NBAGR के सफर में बस इतना ही। अगले सप्ताह करेंगे एक नए सफर की शुरुआत। मिलेगा हमें आपका साथ। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। भारतीय पशु जैव विविधता का सशक्त एवं सतत प्रहरी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम एग्री की उड़ान में हमारी कोशिश यही थी कि हम ऐसे पशु पक्षियों के बारे में बात करें जो विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, उनके प्रति आपको भी जागरूक करें। ये संस्थान भी इसी दिशा में लगातार कार्यरत है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी प्रयासों के बारे में हमने आपको जागरूक किया है, उनसे आप भी लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ जो पशु पक्षी आपको नजर आए, अगर उनके लिए आप एक कदम भी उठा पाए तो वो भी उनके लिए लाभकारी साबित होगा। आज के हमारे सफर में बस इतना ही। अगले सफर में हम आपको लेकर चलेंगे किसी नई एग्री यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते